everyone, this is Krisha Kafara. Welcome back to my channel. So आज हम क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड आई थिंक दैट इस वीडियो में हम एंड भी कर देंगे इस चैप्टर को. सो व्हाई आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पावर शेयरिंग. सो पावर शेयरिंग का आइडिया कब आया? लोगों के मन में पावर शेयरिंग का आइडिया तब आया जब जो दूसरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने लग गए थे कि पावर शेयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देयर इज़ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, जिससे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, वैल्यूएशन क्रिएट हो रहा था. अपन ने दूसरे केसेस में देखा, श्रीलंका के केस में, बेल्जियम के केस में देखा कि पावर शेयर ना करने से कितनी सारी चीज़ें आई और इस कारण से ही पावर को शेयर किया गया. अच्छा, पावर शेयर क्यों नहीं किया जा रहा था? क्योंकि लोग मानते थे कि अगर पावर को शेयर किया गया तो क्या होगा, डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. सारे लोगों को क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. लोगों को साथ में बैठना पड़ेगा, डिस्कशंस होंगे बहुत ज़्यादा और इस कारण से जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ज़्यादा लेट लिए जाएंगे और इस कारण से वो पॉलिटिकल पावर को डिवाइड नहीं कर रहे थे. ठीक है, नाउ सो यही मैंने समझा दिया दैट द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. For a long period of time, it was believed that all power of the government must reside in one person. लोग मानते थे कि एक पर्सन के हाथ में रहना चाहिए पावर या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में रहना चाहिए. सारे लोगों के अगर it was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions. ठीक है, अगर जो डिसीजंस लेने का पावर है अगर वो लोगों के साथ में बांट दिया गया, so it would be very difficult to take quick decisions. जल्दी से डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन फिर बोला गया कि अगर आप डेमोक्रेसी अपनाते हो तो ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. ठीक है, सो डेमोक्रेसी जैसे ही आई वैसे ये सारी प्रॉब्लम्स चली गई. नाउ वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि जो रूल होता है, जो पॉलिटिकल रूल होता है, उसके मेजर पार्टिसिपेट कौन करता है? लोग करते हैं. सो पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. जितने भी पॉलिटिकल पावर है उसका मेजर सोर्स है लोग, वहाँ के लोग. क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे तो लोग किस पर, मतलब जो लीडर्स होंगे वो किस पर रूल करेंगे. ठीक है, फिर इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं, खुद ही अपने आप को रूल करते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस बना देते हैं. जैसे ये वाला इंस्टीट्यूशन जो है वो ये ग्रुप ऑफ पीपल इसमें काम करेगा, इस इंस्टीट्यूशन में इतना ग्रुप ऑफ पीपल काम करेगा. बोलते हैं ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें क्या होता है, लोग अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना के उनमें काम करते हैं. सो डेमोक्रेसी में यही काम होता है कि लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग ओवर देम. ओके, नाउ in a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. So एक good democratic government में क्या होता है, जितने भी diverse groups होते हैं किसी भी कंट्री में उन सबको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो व्यूज़ हैं वो सुने जाते हैं. इससे ताकि कोई सा भी डिसीजन ऐसा ना हो कि डिसीजन लिया जाए और कोई दूसरा ग्रुप बोल दे यार ये डिसीजंस हमारे फेवर में तो है ही नहीं. इसलिए सारे डाइवर्स ग्रुप्स की बातें सुनी जाती हैं, उनके व्यूज सुने जाते हैं. एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. सारे लोगों की एक आवाज़ होती है कि कभी भी कोई पॉलिसी बनती है तो उन लोगों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए, उन लोगों के बारे में उनका कंसेंट लिया जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं इस पॉलिसी के बारे में, आप इस पॉलिसी को किस तरह से मॉडर्नाइज करना चाहते हैं या फिर क्या आप कुछ और चाहते हैं, आप इस पॉलिसी को नहीं चाहते हैं. तो सारे लोगों का कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी में. देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल. सो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा सिटीजन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट की जाए उतना कम है. तो आप अगर डेमोक्रेसी में हो तो आपको बहुत सारे सिटीजन्स के बीच में, जितने सिटीजन्स हो सके उतने सिटीजन्स के बीच में पावर को डिवाइड करना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे पावर को डिवाइड तो करा, पर इंडियंस ने पावर को किस तरह से डिवाइड किया, या फिर इंडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड ने ही पावर को किस तरह से डिवाइड किया. बोलते हैं ना डेमोक्रेसी अपनाओ, डेमोक्रेसी अपनाओ. डेमोक्रेसी का मेजर क्या रूल है, अभी मैंने बताया कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पावर के मेजर सोर्स हैं. तो इस तरह से आपने पावर को किस तरह से डिवाइड किया, तो यहाँ पर बताया है कि उन लोगों ने पावर को 4 तरीके से डिवाइड किया. पहला क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट.
जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और सारे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कोई भी एक ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी जो होती है उसमें वो डिटोरिएट होने लगती है, ठीक है, काम करना बंद करने लगती है। वैसे ही गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। देखिए, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एनफोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना कि लोग उस लॉ को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। और अगर कोई इंसान लॉ को नहीं मान रहा है तो उसको पनिश करना जुडिशरी का काम है, ठीक है। बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया। चलो पढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। अब इस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला जो ऑर्गन्स में डिवाइडेड है पावर ना, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं? इससे ये समझ में आता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होती है उसमें ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है वो एक ही लेवल पर है। एक लाइन में जितनी भी लाइन्स होती है वो सारी एक ही लेवल पर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर हम बोल रहे हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसका ये है कि ये तीनों एक ही लेवल पर है, इन तीनों के पास सेम अमाउंट ऑफ पावर है। और बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, ओके, टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ठीक है। अलग अलग पावर्स को सेम ही लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। Now such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। इससे क्या होगा, अगर ये तीनों सेम लेवल पे है तो किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। सारे तीनों के पास सेम पावर है। अब ईच ऑर्गन चेक्स दी अदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, चेक्स एंड बैलेंस वाला जो सिस्टम है, ये तीनों ऑर्गन्स करते हैं इसको। क्या होता है इसमें? ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। हर एक ऑर्गन मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर ध्यान देता है। फिर जुडिशरी जो है वो ये चेक करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना पावर का मिसयूज ना कर ले, या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में देखता है कि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर ले। तो इस तरह से तीनों के तीनों एक दूसरे पर एक चेक करते रहते हैं। सो देयर विल बी अ बैलेंस विद इट। अगर ये एक दूसरे पर चेक करते रहेंगे कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, तो क्या रहेगा, एक बैलेंस रहेगा तीनों के बीच में। सो लाइक दिस इन तीनों के बीच में चेक्स एंड बैलेंस का रूल चलता रहता है। और इस तरह से ये तीनों जो हैं इनको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के, जिस तरह से सेकंड टाइप में पावर शेयर किया जाता है उसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे। हमने फर्स्ट में तो पढ़ा कि सेम लेवल पे थे, अब दूसरे वाले में पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट लेवल्स पे थे। जैसे आप सीडी को देखो, सीडी को इमेजिन करो, सीडी कैसी होती है, ऊपर थोड़ी सी होती है, फिर नीचे राइज होती रहती है और नीचे एंड भी होती जाती है, ठीक है। तो वो हर एक लेवल पे होती है, उसका हर एक लेवल होता है। ये सबसे ऊपर वाला लेवल है, फिर नीचे वाला लेवल है, फिर नीचे वाला लेवल है। इस तरह से क्या होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी सोचो कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सबसे ऊपर कौन है, जो पूरी कंट्री को संभालता है। पूरी कंट्री को कौन संभालता है? एक कॉमन गवर्नमेंट होगा जो पूरी कंट्री को संभालेगा, उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में उसका सबऑर्डिनेट, उससे छोटा कौन सा होता है? स्टेट गवर्नमेंट, जो किसी स्टेट में होता है। और उससे भी छोटा कौन होता है? लोकल गवर्नमेंट, जो हर एक सिटी में होता है। तो इंडिया में ही लोकल गवर्नमेंट होता है और किसी भी जगह पे लोकल गवर्नमेंट नहीं होता है। और इसलिए इंडिया को फेडरल कंट्री बोला जाता है। फेडरल कंट्री क्यों? क्योंकि इसने पावर को और ज्यादा डिवाइड कर दिया, इसने और ज्यादा पावर को डिवाइड कर दिया। उसने म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये सब बना दिए। इसलिए इसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट, इससे म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, अमंग द डिफरेंट लेवल्स, इन द डिफरेंट लेवल्स। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटा होता है ना स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए अलग अलग लेवल्स पे है। लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेम लेवल पे, तो कोई भी किसी से छोटा नहीं है, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है। लेकिन इससे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट्स हैं जो कि एक के अंडर एक हैं, इसलिए इसे बोला है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, ओके, इन दी गवर्नमेंट, ओके। अब आते हैं हम पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए भी पावर को शेयर किया जाना चाहिए। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि अपन ने बेल्जियम में पढ़ा था ना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, हर एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनाई गई। तो ऐसा हर जगह होना चाहिए कि हर एक कम्युनिटी की भी गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो कम्युनिटी होंगी और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी और वो एक कॉमन किसी एक गवर्नमेंट में जाएगी तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स आने क्रिएट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप एक खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ, जहाँ पर अगर आपको कोई अपने ही कम्युनिटी के लिए कोई लॉ बनाना है तो आप वहाँ पर जाके बोलो कि मुझे ये वाला लॉ बनाना है, तो आप अपनी कम्युनिटी के गवर्नमेंट में जाके बोलो। तो इसलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सो यहाँ पर भी यही लिखा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन सम कंट्रीज देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो हमें पता ही है कि वुमेन्स और जो जितने भी बैकवर्ड क्लासेस होती है तो उनको सीट्स दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, तो वहाँ पर क्या आपने पढ़ा था कि कुछ लोग ओबीसीज को दी जाती है कुछ सीट्स, कुछ वुमेन को सीट्स दी जाती है, ठीक है। हमने पढ़ा भी था कि कितने परसेंटेज दी जाती है सीट्स, ओके। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट। इसलिए होता है ताकि अलग अलग सोशल ग्रुप्स को भी तो जगह मिलनी चाहिए ना गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में, नहीं तो उनको तो बहुत बुरा फील होगा, उनको एलिनेटेड फील होगा। एलिनेटेड मतलब ऐसा फील होगा कि उनको दूसरों से अलग माना गया, उनको डिस्क्रिमिनेटेड फील होगा, ठीक है। इसलिए इस मेथड से क्या होता है, ताकि अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को क्या मिला जाए, फेयर शेयर ऑफ पावर मिला जाए, ताकि लोगों को पावर जो है इक्वली शेयर किया जाए। उनके मन में ये हो कि यार हमारी कंट्री में तो पावर इक्वली शेयर किया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से पावर मस्ट बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप, अलग अलग लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाना चाहिए। अब चौथा है कि पावर जो है उनकी शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी की जाती है, फिर प्रेशर ग्रुप्स में भी की जाती है और मूवमेंट्स में भी की जाती है। अच्छा, आप बोलोगे प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स तो पता होगा। प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? तो प्रेशर ग्रुप्स कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि मतलब बताते हैं कि ये मतलब जो मिनिस्टर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ठीक है। प्रेशर डाल दिया किसी पर भी तो फिर उसको वो वाला डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो वैसे प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। कोई सा भी एक पॉलिसी बनानी है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि यार ये पॉलिसी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, जिसके कारण मिनिस्टर्स को वो पॉलिसी जल्दी बनानी पड़ेगी। सो दोज आर दी प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को। ना इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। हमारी इंडिया में या फिर डेमोक्रेसी में कैसा होता है कि लोगों के पास वो राइट होता है, वो फ्रीडम होता है कि वो अलग अलग लोगों को चूज कर सके कि किस इंसान को पावर मिलेगा, अलग अलग पावर वाले लोगों को चूज कर सके कि हमें तो ये वाला पसंद है, हमें ये वाला पसंद है, ठीक है। इन कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। इससे क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज में कॉम्पिटिशन होने लगती है कि लोग हमें चुनने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारी पार्टीज में से हम सबसे बेस्ट पार्टी हो, वो ये सोचने लगते हैं। देयर इज अ कॉम्पिटिशन इन देयर माइंड। फिर सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये तो बहुत अच्छा है ना कि पार्टीज अलग अलग है। अगर एक इंसान के हाथ में पावर रहेगी तो वो तो फिर डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की में आ जाए, मोनार्की में तो नहीं, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इसलिए एक इंसान के हाथ में पावर नहीं रहनी चाहिए। ऐसे डिफरेंट पार्टीज होना भी बहुत ज़रूरी है और कॉम्पिटिशन होना भी बहुत ज़रूरी है। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर होती है वो शेयर की जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा बीजेपी ही जीतेगी या फिर हमेशा कांग्रेस ही जीतेगी, दूसरी पार्टीज को भी मौका मिलना चाहिए। फिर समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है ऐसा डायरेक्ट होता है, जैसे कि छोटी छोटी पार्टीज जो होती हैं वो साथ में मिलकर किसी बड़ी पार्टी से जुड़ जाती है और उसको क्या बोलते हैं, वो जो पार्टी बन गई है जो कि छोटी छोटी पार्टीज जो हैं उस पार्टी से बड़ी पार्टी से ज्वाइन हो गई है, तो उसको बोलेंगे हम अलायंस। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उसके साथ में 2-3 छोटी छोटी पार्टी जुड़ गई, तो वो जो पूरा बना ना ग्रुप उसे हम बोलेंगे अलायंस। तो इसमें क्या होगा, जब भी अगर कभी भी ये पार्टी जीतेगी, ये अलायंस जीतेगा, तो जो पावर होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा बीजेपी को दूसरे अलग अलग पार्टी से भी, जो पार्टीज जुड़ी थी उन सब पार्टी से उस पावर को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक रूल होता है। फिर इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब अलग अलग पार्टीज उस गवर्नमेंट में रूल करेगी एंड दस शेयर पावर, और पावर को शेयर करना पड़ता है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a power or in governmental power. They also will have a share
in governmental power either through participation in governmental committees और bringing influence on decision making process। तो ये ऐसे लोग होते हैं ना, फार्मर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स। ये क्या कैसे लोग होते हैं कि अगर ये आवाज़ उठाएंगे तो ये मतलब अगर इनने आवाज़ उठाई तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? प्रेशर ग्रुप्स में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जब वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लग गई, वुमेन जब आवाज़ उठाने लग गई तो थोड़े टाइम बाद उनको भी वोटिंग राइट्स मिल गए थे ना, ठीक है। तो वैसे ही ये ऐसे वुमेन को क्या बोलेंगे? प्रेशर ग्रुप्स बोलेंगे, जो प्रेशर डालती है गवर्नमेंट पे। वैसे ही ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, बिग बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, जिन वर्कर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे? अपनी आवाज़ उठाएंगे ताकि ये गवर्नमेंटल पावर में वो क्या दे सके, या तो गवर्नमेंट में जाके वो डिसीजंस ले या फिर वो इन्फ्लुएंस करे गवर्नमेंटल डिसीजंस को। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? तो वो प्रेशर डाल के, रिलीज निकाल के, फिर अपनी आवाज़ रेज करके, इस तरह से वो क्या करेंगे? प्रेशर डालेंगे मिनिस्टर्स पर कि वो उनके फेवर वाला डिसीजन लें। तो इस तरह से 4 तरीकों से पावर को डिवाइड किया गया है। किन तरीकों से? फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, पावर इज शेयर्ड among governments at different levels, where power is shared among different social groups, and power is shared among different political parties, pressure groups and movements. So with this आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अब हमारे पास कौन सा काम है, आपको तो पता ही होगा। हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs को डिस्कस करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही करने वाले हैं, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो कौन सी सीरीज चल रही है हमारी? 5 questions in just 5 minutes। तो वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट विल बी द लास्ट वीडियो विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, वो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। ओके, सो टिल देन आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, आप खुद फ्रेम कीजिए इसके अंदर से क्वेश्चंस। और फॉर इंक्रीजिंग मी, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Also hit the bell icon for getting all the notifications whenever I will update any video. So till then, stay connected, stay safe. Bye everyone.